Assalamu alaikum everyone. The topic of today's lecture is about the sources of law कि law की source क्या है. हमने पिछले जो कुछ lectures हैं उनमें cover करने की कोशिश की different views on law. अब हम जो है वो source के ऊपर कि exactly law की sense या law की जो understanding है हमें कहाँ कहाँ से मिलती है. लॉ के बारे में बताने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल टुडे. The idea that legal rules always stem from a source may derive some of its credibility from the fact that the notion of a legal source is ambiguous. अच्छा जी, होता ये है कि ज़्यादातर जो जब आप सोर्सेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, सोर्सेज को पढ़ने की वजह ज़्यादातर ये है कि आप क्रेडिबिलिटी देखना चाह रहे होते हैं कि लॉ की या किसी भी लीगल डिसीजन की एक्चुअली सोर्स क्या है, उसकी जड़ क्या है, कहाँ से निकल रही है वो चीज़. दो सेंसेस हैं. देयर लीगल सोर्सेज इन एटलीस्ट टू सेंसेस ऑफ द टर्म लीगल सोर्स. एक है सोर्स ऑफ ओरिजिन और सोर्सेज ऑफ लीगल वैलिडिटी. ये हम दोनों डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी हम जो है वो सोर्सेज ऑफ ओरिजिन के ऊपर बात करें कि लॉ जो है वो कहाँ से निकलता है. Apart from sources of origin and sources of validity, it is possible to distinguish knowledge sources. Some sources can be used to find out what the law is. For instance, by inspecting the texts of treaties, legislation, judicial decisions, and doctrinal literature, one can find out what the content of the law is. Some of the sources of law are discussed below. अच्छा, sources of law के बारे में there is a variety of opinion जो exist करता है. कुछ ये कहते हैं jurist के जो है वो आप ओरिजिन देखते हैं कि कहाँ से निकला. सोर्सेज ऑफ वैलिडिटी कि उस चीज़ को वैलिडेट या उसको रिपीट कौन सी चीज़ करती है, उसको इम्प्लीमेंट कौन सी चीज़ करती है. फिर हम नॉलेज के ऊपर बात करते हैं. ये जो लॉ है इसके बारे में कहा सोर्सेज ऑफ लॉ या सोर्सेज ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉ के बारे में ये कहाँ से निकला है इसके बारे में ज़्यादातर जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है जब आप ट्रीटीज पढ़ते हैं. कोई मुआहदे हुए होते हैं, कोई लेजिस्लेशन या कोई कानून बनाया होता है स्टेट ने, किसी कोर्ट ऑर्डर के ऊपर आप फॉलो करते हैं, जुडिशियल डिसीजन होता है, कोई डॉक्ट्रिनल लिटरेचर होता है, किसी ने उसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर या कोई ऐसी चीज़ लिखी हो. उससे जो है आप कंटेंट ऑफ लॉ या उसका जो एक्चुअल उसका क्या कहना चाहिए मतलब क्या है या वो किस बारे में है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है. अच्छा, मैं जो बात करती थी कि कॉन्ट्रडिक्शन है, अब जिस तरह से जो किताब मैंने आप लोगों के साथ उस दिन शेयर की उसके अंदर किसी और तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है. ये मजहरुल हक साहब की किताब है जो मैं फॉलो कर रही हूँ. बिल्कुल बेसिक चैप्टर है लॉ के ऊपर. आप लोगों को बेसिक्स बताने के लिए क्योंकि इसमें बहुत आसान करके रखा हुआ है. तो उसके अंदर जो है वो लॉ की ये 5 सोर्सेज या ओरिजिन ऑफ लॉ की सोर्सेज ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉ के बारे में ये 5 सोर्सेज को लिखा. अच्छा जी, मूविंग बैक टू द टॉपिक. अब ये जो है ये अकॉर्डिंग टू द मजहरुल हक बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये लॉ की जो सोर्सेज हैं उसके अंदर आता है लेजिस्लेशन, उसके अंदर आता है आपका कस्टम, उसके अंदर आता है प्रेसिडेंट, उसके अंदर आता है जुरिस्डिक ओपिनियन, उसके अंदर आता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस. अब बारी बारी करके हम इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की. लेजिस्लेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया वो चीज़ होती है जो आपकी नेशनल असेंबली के अंदर बनती है. आपका पार्लियामेंट है, आपका सेनेट है, वोटिंग के थ्रू आप एक कानून बनाते हैं. लेजिस्लेचर मेकिंग बॉडीज होती हैं आपकी, ये जो नेशनल असेंबली है, आपका पार्लियामेंट है, आपका सेनेट है. और ये जो चीज़ वोटिंग करके 2/3 मेजोरिटी से या 2/3 अक्सरियत से इसको पास करते हैं उसको आप लेजिस्लेशन कहते हैं. अच्छा जी, देयर आर टू ऑब्वियस legislation being regarded as one of the most effective sources of law, जहाँ से आपको लॉ निकलता है या जहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि लॉ है क्या. Firstly, it involves laying down of legal rules by the legislature which the state recognizes as law. पहली तो चीज़ ये है कि लीगल रूल सेट कर देता है, कानून बता देता है कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए. सेकेंडली, इट हैज़ द फोर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. लेजिस्लेशन जो है आपका जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कानून आप बना रहे हैं थ्रू योर लेजिस्लेचर मेकिंग बॉडी, उसके पास जो है फोर्स और अथॉरिटी होती है स्टेट की तरह की, क्योंकि स्टेट के नुमाइंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे नेशनल असेंबली में, वो स्टेट के बारे में बात करें, स्टेट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कानून बना रहे हैं, तो उसको कहा यह जाता है कि फोर्स उसके पास वही कुव्वत होती है और वही अथॉरिटी होती है जो स्टेट के पास होती है.
लेजिस्लेशन मीन्स मेकिंग, लेजिस्लेशन का लफ्जी मतलब अगर आप देखें तो कानून को बनाने को लेजिस्लेशन कहते हैं. इट इज द सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. सही है, ये बात हमने पहले डिटेल में डिस्कस की है. ये लेजिस्लेशन एक वो सोर्स ऑफ लॉ है जो कि आप डिक्लेयर करते हैं कि ये लीगल रूल्स बन गए हैं, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या स्टेट से रिलेटेड कोई अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व होती है जो बताती है कि हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए. अच्छा जी, जो दूसरा सोर्स है ऑफ लॉ बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन, कि लॉ की सेंस आपको कहाँ से मिल रही है या कैसे पता लग रहा है कि कौन सी चीज कानून है, वो मिलती है आपको कस्टम से. कस्टम्स होती हैं आपकी रिवायात या आपके ट्रेडिशंस. It occupies an important place in regulation of human conduct in almost all the societies. In fact, it is one of the oldest source of lawmaking. कि कौन सी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आगे हम जाके लॉ ऑफ सी पढ़ेंगे कि आपके पास जो है वो एयर और जो सी वाटर है उसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. अब इसके ऊपर आपकी जो टेरिटरी है 200 नॉटिकल माइल तक, आपकी जो साहिल है उससे 200 नॉटिकल माइल एक तरीका है इसको मेजर करने का कि कहाँ तक आपका सी है. वहां तक आपकी जो है पाकिस्तान की टेरिटरी के साथ 200 नॉटिकल माइल तक जो पानी लगता है वहां पे आप फिशिंग कर सकते हैं, वो आपका पानी है, वो आपकी टेरिटरी का हिस्सा है. उससे आगे जब आप जाएंगे तो दैट इज द फ्री एंड दैट इज द कॉमन स्पेस ऑफ ऑल ह्यूमन मैनकाइंड. वहां से बहरी बेड़े गुजर सकते हैं, जहाज गुजर सकते हैं, किसी भी मुल्क का जो है वो शिप यार्ड गुजर सकता है, तो आप उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते. ये जो कस्टम है ये सालों साल से नेशंस फॉलो कर रही हैं कि जो एयर स्पेस है, आपकी जो हवा है और आपको जो पानी है, दैट इज द कॉमन हेरिटेज. ये पूरी इंसानियत की मीरास है और उसके ऊपर आप लिमिट कर सकते हैं कुछ एक हिस्से को, लेकिन आप सबको जो है वो किसी एक स्टेट के अंदर या 2 स्टेट के अंदर या 3 स्टेट्स के अंदर नहीं कर सकते. कस्टम जो है, अब जैसा मॉरल वैल्यूज आपकी जो है ये कस्टम से रिलेटेड हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो कस्टम को कहा यह जाता है कि इट इज द वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ lawmaking. A custom may be defined as a continuing course of conduct which by express approval of the member of the society. अब सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो और कॉन्टिन्यूसली कर रहे होते हैं. आपके फोर फादर्स ने किया, उनके फोर फादर्स ने किया, वो एक कस्टम बन जाता है. इसको आप कस्टमरी लॉ भी कहते हैं. ये लॉ की एक ब्रांच है जिसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे. When a particular conduct is followed by people continuously for a long time, we call it habit. जब एक कॉन्डक्ट या एक कोड ऑफ एथिक्स लोग बहुत अरसे तक फॉलो करते रहते हैं, उसको आप जो है वो कहते हैं कि आदत बन गई है. बट इफ सम कॉन्डक्ट और रूल इज फॉलोड बाय मोस्ट पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और लोकेलिटी, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द कोर्ट शुड रिकॉग्नाइज ऑल प्रैक्टिसेस व्हिच आर प्रेवलेंट इन अ कम्युनिटी एज अ कस्टम. अच्छा, होता ये कि बहुत अरसे तक जब एक क्लास के अंदर या लोकेलिटी के अंदर एक चीज़ जो है वो फॉलो की जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उसको रिकग्नाइज करके कि ये जो है वो प्रेवलेंट है या ये इस कम्युनिटी का कस्टम है. वो ऑटोमेटिकली लोगों को पता होता है कि यहाँ का कस्टम है. तीसरी जो सोर्स है ऑफ द ओरिजिन ऑफ लॉ, दैट इज सेड टू बी प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इन एवरी कम्युनिटी. प्रेसिडेंट का जो लफ्जी मतलब है, द टर्म प्रेसिडेंट जनरली मीन्स सम सेट पैटर्न गाइडिंग द फ्यूचर कॉन्डक्ट. कि प्रेसिडेंट आपने सेट कर दिया कि एक दफा किसी ने कोई काम कर दिया और उसी को सब फॉलो करने लग गए, तो उसको आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट सेट हो गया. इन द जुडिशियल फील्ड इट मीन्स द गाइडेंस ऑफ पास्ट डिसीजंस टू बी अप्लाइड फॉर फ्यूचर केसेस. कि किसी एक जो है वो आपके जज ने कोई ऐसा डिसीजन ले दिया जो एक बहुत अच्छा डिसीजन था, और उसी से रिलेटेड अगर कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो आने वाले जो जजेस हैं वो अगर उसी नौयत का केस है तो उसी प्रेसिडेंटरी डिसीजन को फॉलो करते हैं, उसी एक डिसीजन की बेस के ऊपर अपने केस की सुनवाई करते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुका हुआ है. अच्छा जी, अब इसको हम डिस्कस करते हैं. इन एवरी कंट्री लीगल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल ऑर्गन्स. The function of the judicial organs is to give just decisions on dispute. In deciding disputes, the judges are guided by customs in the beginning. As society progresses, legislation becomes a source of law, and the judges decide cases according to the legislative law. अच्छा जी, इसका जो उर्दू तर्जुमा है या इसको अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं ताकि सबको समझ आ सके, वो ये है कि हर स्टेट के अंदर जो एक लीगल सिस्टम होता है जिसके अंदर जुडिशियल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपका हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट्स हैं, आपके सेशन कोर्ट्स हैं. ये जो आपके जुडिशियल ऑर्गन्स हैं, इनका फंक्शन या इनका काम ये होता है कि डिसीजन दें डिफरेंट डिस्प्यूट्स का, ठीक है, डिफरेंट जो तनाज़े हैं लोगों के या डिफरेंट जो केसेस हैं उनके ऊपर अपने रूलिंग दें, उनके ऊपर अपना फैसला दें.
इन डिसाइडिंग द डिस्प्यूट्स जजेस जो हैं वो ज़्यादातर कस्टम्स को फॉलो करते हैं कि पुराने टाइम में क्या होता था और अभी इस सोसाइटी का कस्टम क्या है, पहले इनिशियली उसको फॉलो करते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो तरक्की करती गई, लेजिस्लेशन बनता गया, स्टेट ने खुद से जो है वो कानून बना के देना शुरू कर दिया और वो जो है एक सिग्निफिकेंट या इफेक्टिव सोर्स ऑफ लॉ हो गया जिसको जजेस, जिसकी बेस के ऊपर जजेस जो है वो डिसाइड करते हैं किसी भी केस का फैसला। Where there is no legislation on the particular point which arises in changed conditions, the judges depend on their own sense of right or and wrong and decide the disputes. Such decisions become authority or guide for subsequent cases of a familiar nature and they are called precedents. अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ना कस्टमरी लॉ में कोई उस नौइयत का केस मिल रहा होता है जिसकी आप सुनवाई कर रहे होते हैं एज अ जज, और ना ही लेजिस्लेशन में या लेजिस्लेटिव लॉ, ये आपकी जो लॉ ऑफ लैंड है उसके अंदर कोई इस तरह का हिंट आपको मिल रहा होता है जिसकी बेस के ऊपर आप उस केस को जो है वो डिसाइड करें, उसका फैसला दें। इस केस के अंदर जो है वो जजेस क्या करते हैं कि वो खुद से एक अथॉरिटी और गाइड बन जाते हैं, अपनी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग को, सही या गलत की सेंस को इस्तेमाल करते हुए वो फैसला दे देते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है वो जो फैसला करते हैं उसको एज अ गाइड और अथॉरिटी बाकी सबसेक्वेंट आने वाले केसेस they look up to that judge or that judge's decision in order to resolve or decide the case of a similar nature. इसको कहा जाता है कि एक precedent set हो गया. A precedent is a statement of law found in a judicial decision of a high court or a superior court meant to be followed by the same courts as also by subordinate courts. अब यहाँ तो आपका जो है जुडिशियल जो प्रेसिडेंट है ये अदालती फैसला होता है जो कि आपके हाई कोर्ट ने दिया होता है, सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट से ज़्यादा अगर किसी स्टेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और नाम है तो उसको सुपीरियर कोर्ट कहते हैं। आप वो लोग जो डिसाइड कर देते हैं वो बाकी सारे कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स आपके आपके जो लोकल कोर्ट्स हैं वो उसी को फॉलो करते हैं और उसी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी केस का क्या फैसला होगा। ओके, अच्छा जी, ये जो है जो फोर्थ source है of the origin of law, that is juristic opinion. It plays an important role for the source of law. A juristic expresses their views. Jurist से related ये बात है. Jurists express their views on a particular topic is counted as base of legal proceedings. Apart from judgment, jurists express their views on legal matters. It is the sum total of opinion of the judges, well known. Also, they might be also known as the well-known lawyers. One of the most important source of law is the juristic opinion, some legal system or legal. Some legal system consider the juristic opinion as an original source of law, others consider it as a subsidiary source of law. It means the body of opinion set forth by jurists in their books, जैसे कि जो उन्होंने लॉ से रिलेटेड रिसर्च कंसिडर जो है वो कंडक्ट की हुई होती है, लॉ से रिलेटेड उनका जो लीगल वर्क होता है, तो वो जूरिस्ट का जो ओपिनियन होता है ऑन अ पर्टिकुलर केस, ऑन अ पर्टिकुलर इशू, उसको भी एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स कंसिडर किया जाता है ऑफ द लॉ। अच्छा, इसमें जो है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द juristic opinion as the opinion of the jurist is not an authoritative source of law. It is not binding to the judge. It interprets the codes, expounds the principles upon which the codes are based. So ये जो है जो करेक्टरिस्टिक है juristic opinion का वो ये है कि कोई अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेशन से रिलेटेड बात कर रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो किसी कस्टमरी लॉ को फॉलो कर रहे हों। इट इज़ देयर ओन ओपिनियन, इट इज़ देयर ओन रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन देयर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये जो है ये अपनी किताबों में हो सकता है, इसके ऊपर ये हो सकता है कि जो उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो द ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन अ अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ। सो इसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स कंसिडर किया जाता है लॉ का। लास्टली जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस आर ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स बिटवीन स्टेट्स। द प्राइमरी एक्ट इज इन द इंटरनेशनल लॉ। जब से दो स्टेट्स इंडिया पाकिस्तान उन्होंने कोई ट्रीटी साइन की, उसका क्या जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस।
International conventions is used interchangeably with terms like international treaty, international agreement, a compact, or a contract between states. A convention is a selection from among two or more alternatives where the rule or alternative is agreed upon amongst participants. It is a multilateral treaty or the instrument negotiated under the auspices of an international organization such as United Nations. अब यूएन के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं अगर वो कोई ट्रीटी साइन करती हैं आपस में, जैसे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई ट्रीटी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ट्रीटी है, तो दे आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन. जिस तरह देयर इज दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट, देयर इज दिस इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स, देयर इज दैट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. सो ये मल्टीलेटरल ट्रीटीज होती हैं. यूएन के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, दे आर करंटली 194 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. वो जो है वहां पे अगर बायलैटरली 2 स्टेट्स, ट्राइलैटरली 3 स्टेट्स, क्वाड्रिलैटरली 4 स्टेट्स या इससे ज्यादा जो भी स्टेट्स होंगी, दैट दे विल साइन अ मल्टीलैटरल ट्रीटी और दे बिकम अ वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रूल ऑफ लॉ क्या है स्टेट्स के दरमियान में, स्टेट्स के आपस के मामला को किसी से गवान किया जाएगा. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ law. So this is it for today.